नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस वेलकम्स यू. My dear students, in this video we will discuss the biography of an Indian English writer अरविंदो घोष. जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम एक फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर अरविंदो घोष की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे. अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं. अरविंदो घोष एक फ्रीडम फाइटर, पोइट, स्कॉलर और एक बहुत ही फेमस या ग्रेट फिलोसोफर भी थे. इन्होंने अपना सारा जीवन भारत को आज़ादी दिलाने और पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया था. इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता, इंडिया में एक अपर मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में हुआ था. इनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्णधर, एक सिविल मेडिकल ऑफिसर थे, और माता का नाम स्वर्णलता घोष था. ये 5 भाई बहन थे. इनके 2 बड़े भाई बिनोय भूषण और मनमोहन, और इनका एक छोटा भाई था बरिंद्र कुमार, और एक छोटी बहन थी निवेदिता. अब क्योंकि आपको सबको पता है ये बंगाली हैं, बंगाली थे, तो क्या है, जैसे यहाँ लिखा है मनमोहन, तो आप इसको मनमोहन भी पढ़ सकते हैं. अरविंदो, तो आप इसको अरविंद घोष भी कह सकते हैं. एक्चुअली बंगाली भाषा होने के कारण इनका नाम इस तरीके से लिखा हुआ है. तो अरविंद घोष और अरविंदो घोष एक ही बात है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो. जब अरविंदो घोष केवल 5 साल के थे तब उन्हें दार्जिलिंग के एक लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया था. ये स्कूल एक्चुअली दोस्तों कुछ आयरिश नन्स चलाती थी, वहाँ इनको भेज दिया गया था. 1879 में अरविंदो घोष को और उनके दोनों बड़े भाइयों को उनके साथ इंग्लैंड भेज दिया गया था हायर एजुकेशन के लिए. एंड फॉर नियरली 14 years फ्रॉम 1879 to 1892 दे ऑल लिव्ड इन इंग्लैंड एंड वर केयरफुली आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियंस एंड द इंडियन वेज. आई मीन टू से ये लगभग 14 साल तक इंग्लैंड में रहे थे, 1879 से और 1892 तक, और इन्हें इंडियन से और इंडियन कल्चर से बिल्कुल दूर रखा गया था. इसलिए अरविंदो घोष एक इंग्लिश चाइल्ड की तरह बड़े हुए थे. ये एक्चुअली इंग्लैंड में मैनचेस्टर में, ये एक शहर है मैनचेस्टर इंग्लैंड में, यहाँ पर ये ड्रेविट, मिसेस ड्रेविट और रेव की गाइडेंस में रहे थे. ये 2 नाम हैं, इनको आप याद रखें. कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि मैनचेस्टर में अरविंदो घोष किसकी गाइडेंस में रहे थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मिसेस ड्रेविट एंड रेव. इसके बाद क्या होता है, अरविंद घोष और उनके भाई मनमोहन, इन्होंने किंगस्टन लंदन का एक स्कूल है सेंट पॉल्स, वहाँ इन्होंने एडमिशन लिया था 1884 में. ये एक्चुअली लंदन में एक शहर है केंसिंगटन, यहाँ पर इन्होंने 1884 में एडमिशन लिया था सेंट पॉल्स स्कूल में. तो यहाँ ये 6 साल रहे थे, 1884 से 1890 तक रहे थे. यहाँ पर इन्होंने क्लासिक्स की पढ़ाई की. दोस्तों ये क्लासिक्स होता है ग्रीक लैंग्वेज में लिटरेचर पढ़ना, तो इसकी पढ़ाई की इन्होंने, और इसके बाद इनको अवार्ड भी मिला था, बटरवर्थ अवार्ड मिला था 2nd प्राइज़ लिटरेचर में, और उसके बाद इन्हें बेडफोर्ड प्राइज़ मिला था हिस्ट्री में. इसके बाद सेंट पॉल्स स्कूल के बाद ये कैम्ब्रिज चले गए, मतलब लंदन के किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने 1890 में एडमिशन ले लिया, और वहीं से ये ग्रेजुएट हुए. इसके बाद अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने कैम्ब्रिज में ही ICS की परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया. दोस्तों ICS का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस, तो इस परीक्षा के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया और पूरे विश्वास के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण भी किया. फिर इन्हें घुड़सवारी की परीक्षा भी पास करनी थी, लेकिन ये परीक्षा देने जा ही नहीं पाए, इसलिए उन्हें भारत सरकार की सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली. इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए, इन्होंने लंदन छोड़ने से पहले वहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप और बनाया था. उस ग्रुप का नाम था लोटस एंड सेजर. तो आप इसको याद रखें, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ग्रुप बनाया था, तो ये इसका नाम है लोटस एंड सेजर. चलिए आगे बढ़ते हैं. और इसके बाद अरविंदो घोष जनवरी 1893 में इंडिया वापस आ गए, और इंडिया पहुंचने के तुरंत बाद ही इन्होंने बड़ौदा में सर्विस सेटलमेंट डिपार्टमेंट में 200 रुपये पर मंथ सैलरी में काम किया था. और फिर इसके बाद इनकी जो पोस्टिंग है वो स्टाम्प एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो गई थी
और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था, एक वीकली मैगज़ीन थी इंदु प्रकाश, उसके लिए भी इन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, जिसके एडिटर थे केजी देशपांडे। और फिर 1894 में कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जो उस मैगज़ीन के एडिटर थे उन्होंने मना कर दिया कि आप अब हमारी मैगज़ीन के लिए आर्टिकल मत लिखिए, क्योंकि ये थोड़े से वायलेंट आर्टिकल लिखते थे, इसलिए इनको मना कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने निश्चय किया कि ये टीचिंग, पोइट्री और पॉलिटिक्स में अपना योगदान देंगे। इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश हुआ था 1895 में, जिसका नाम है सॉन्ग्स टू मैरिटिला एंड अदर पोएम्स। फ्रेंड्स, आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, एक एक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तो आप इनको लिख लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर बड़ौदा में ही इन्होंने संस्कृत, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। और इसके बाद इन्होंने द उपनिषद्स, द गीता, द रामायण, द महाभारत एंड द वर्क ऑफ कालिदास, इन सभी का भी अध्ययन किया था। इसके बाद अरविंदो घोष क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। अरविंदो घोष ने 1908 से ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। इन्होंने एक दैनिक पत्रिका वंदे मातरम में भी अपना योगदान दिया था, जो BC पॉल, CR दास और कुछ और लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको इन्वॉल्व कर दिया। उनका ये कहना था कि जो बंगाली टेररिस्ट हैं इनके पीछे इन्हीं का हाथ है, अरविंद घोष इनकी हेल्प कर रहे हैं, इस तरीके से उनका नाम लगा दिया था इसमें। लेकिन फिर बाद में CR दास इनको बचाने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक देशभक्त कवि है, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अलीपुर बम केस इनके जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। एक्चुअली इस केस में इनको 1 वर्ष के लिए अलीपुर सेंट्रल जेल में एकांत कारावास दिया गया था। और दोस्तों, वहाँ पर इनको एक गंदे से सेल में रखा गया था, और वहीं सेल में ही इन्होंने, ऐसा समझिए आप, अपने भविष्य के लिए अपने जीवन का एक सपना देखा कि भगवान ने उन्हें एक दिव्य मिशन पर जाने का आदेश दिया है, हुक्म दिया है। और जो ये 1 साल तक उस कैद में रहे थे, तो इन्होंने उस टाइम का यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, उस टाइम को वेस्ट नहीं किया। मतलब यहीं पर इन्होंने गीता का अध्ययन किया था। जब एक्चुअली ये जेल पे थे तो इन्हें एक सपना आया कि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें फेस टू फेस कहा है कि आप योग साधना में लग जाइए। तो अपने जब ये कारावास में थे, जेल में थे, तो उसी समय के दौरान ये योग साधना और ध्यान में लग गए। उसके बाद क्या होता है, जब ये जेल से छूट गए तो 1910 में ये कोलकाता छोड़ पांडिचेरी चले गए, और वहाँ पर ये एक साधक के रूप में रहे। साधक से मतलब आप तो जानते होंगे, जैसे साधना करने वाला कोई योगी, इस तरीके से ये योगी भी थे। मैं आपको एक बात और बता दूं, तो फिर पांडिचेरी में इन्होंने एक एक्चुअली आश्रम की स्थापना की। पांडिचेरी में एक्चुअली 4 साल तक योग पर अपना ध्यान लगाने के बाद इन्होंने 1940 में एक आर्य नामक दार्शनिक पत्रिका, जो मासिक पत्रिका थी, उसका इन्होंने शुभारंभ किया था। इनकी मुलाकात एक फ्रेंच वुमन मीरा रिचर्ड से हुई थी, जो कि बाद में मदर के नाम से जाने जाने लगी। इन्होंने अरविंद घोष की योग साधना में बहुत हेल्प की। एक्चुअली इन दोनों का एक ही सपना था, और फिर बाद में इन्होंने अपने काम से पूरी तरह रिटायरमेंट ले लिया 1922 में। किस लिए, एक्चुअली योग साधना के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए इन्होंने 1922 में बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया। बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे। तो जब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो ये पब्लिक में बिल्कुल भी नहीं आते थे, किसी को नहीं मिलते थे। केवल इनके फॉलोअर्स 1 साल में 4 बार इनसे मिल सकते थे। इनका जो लास्ट फेमस वर्क था वो था सावित्री। और 5 दिसंबर 1950 में इन्होंने महासमाधि ले ली। महासमाधि ले ली दोस्तों, मतलब इनकी डेथ हो गई थी 1950 में। दोस्तों, अर्ली पीरियड फ्रॉम 1888 टू 1893 अरविंदो घोष ने बहुत सारी शॉर्ट पोएम्स और सोनेट लिखी कैम्ब्रिज में, जो हमारे बहुत ही फेमस सोनेटियर थे, जैसे स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन। तो ये उनसे बहुत प्रभावित थे। तो उनसे प्रभावित होकर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही 14 सोनेट लिखी थी। इनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो इन्होंने 1930 में लिखी थी, जब ये पांडिचेरी में थे। एक्चुअली उस समय फिर ये पूरी तरह से पांडिचेरी में ही रहने लगे थे, जहाँ इनका आश्रम था, वहीं इन्होंने निवास कर दिया।
और बाद में ये आश्रम जो है भारत का एक स्पिरिचुअल योगा सेंटर भी बन गया। Yes, my dear students, it was in Pondicherry ashram that he had devoted himself fully to the composition of poetry from 1910 to his last day of his life till 1950. Students, as a poet, Aurobindo Ghosh ने short poems, lyrics, narratives, epigrams, sonnets, epics and other narrative poems भी लिखी थी। दोस्तों, एक्चुअली अरविंदो घोष एक बहुत ही फेमस सोनेटर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 87 सोनेट्स लिखी थी। दोस्तों, एक पॉइंट एक्चुअली बताना मैं भूल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इनकी शादी जो है 1901 में हुई थी मृणालिनी देवी से। इनकी वाइफ का नाम था मृणालिनी देवी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कोई भी कैसा भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी गलती हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।